गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे अगेन वेलकम टू द्रोणाचार्य एकेडमी। और चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ आए हैं। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। अब उसका निवारण पढ़ेंगे कि आखिर उस सेंट्रल प्रॉब्लम जितने भी होते हैं उनके सॉल्यूशन क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। क्या डिस्कस करेंगे? सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। अब देखिए इसको कैसे समझना है, समझते हैं, ठीक है। तो देखिए बोलता है कि पहला हम लोग देखेंगे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मतलब यहाँ पर यही समझ में आ रहा है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी से कि जहाँ पर जिस इकोनॉमी को सेंट्रल प्लान करे। सेंट्रल मतलब कि जो सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी को प्लान करेगी, किस प्रकार से हम लोग को इकोनॉमी को चलाना चाहिए, ठीक है। तो अब उसका कुछ पॉइंट्स होते हैं। क्या क्या पॉइंट्स होते हैं उस पॉइंट्स को हम लोग चेकअप करेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो पहला बोलता है एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच इकोनॉमिक डिसीजन आर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रेदर देन बाय द इंटरेक्शन बिटवीन कंज्यूमर एंड बिजनेसेस। मतलब क्या हुआ कि ऐसा इकोनॉमिक डिसीजन, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां पर किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक डिसीजन किसके द्वारा लिया जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाए, बजाय कि हम कंज्यूमर से पूछे या बिजनेसेस से पूछे, मतलब प्राइवेट सेक्टर से पूछे कि ये कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या बदलाव आने चाहिए, कौन सा प्रोडक्शन होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। ये रेदर देन हम कंज्यूमर या किसी बिजनेस से पूछने के अलावा हम सरकार क्या करती है कि खुद से डिसीजन लेती है कि किस प्रकार का इकोनॉमिक डिसीजन लेना चाहिए, पहला चीज, ठीक है। दूसरा पर आते हैं तो दूसरा बोलता है कि द इम्पोर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग हाउ टू प्रोड्यूस। मतलब कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, सॉरी कैसे प्रोड्यूस किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मतलब किन के लिए प्रोड्यूस किया जाए, आर टेकन बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी विच इज जनरली द गवर्नमेंट मेक्स द डिसीजन रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटी। का मतलब क्या हो गया बाबू कि सरकार तय करेगी कि किस प्रकार का गुड्स तैयार होना चाहिए, कितना होना चाहिए, किन के लिए होना चाहिए, रेदर देन वो ये नहीं पूछते चलेगी, किससे पूछेगी कि कंज्यूमर से पूछ ले कि भैया बता दो क्या प्रोड्यूस करे क्या नहीं प्रोड्यूस करे, इससे उसको मतलब नहीं है। वो डिसाइड करेगी कि क्या जरूरत है और क्या जरूरत नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज कहता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो खुद से डिसीजन लेती है कि क्या मैन्युफैक्चर करना है, को किस तरह का गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग पहले देख लेते हैं कि किस प्रकार के गुड्स होते हैं। तो यहां पर देखिए नीचे दिया हुआ है टू टाइप्स ऑफ गुड, दैट इज एसेंशियल एंड लग्जरियस गुड्स। मतलब एसेंशियल का मतलब ही होता है जो हमको हर समय जरूरत पड़ जाए, ठीक है, पर डे जरूरत पड़ जाए, हर एक मिनट पर जरूरत पड़ जाए, दैट इज कॉल्ड एसेंशियल गुड। और लग्जरियस गुड्स होता है जो सब लोग नहीं उसको अफोर्ड कर सकता है, कुछ लोग ही उस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब जो अमीर व्यक्ति हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सरकार कह रही है, सरकार बोली, सरकार की जो कंपनी है उसको बोली ए तुम क्या करोगे, तुम एसेंशियल गुड्स का प्रोडक्शन करोगे, मतलब कि जो रोज रोज का जरूरत का सामान है उसका प्रोडक्शन करो। ये सरकार तय की, सरकार बोली, सब बताई कि तुमको क्या प्रोडक्शन करना है। लेकिन वहीं पर सरकार आ गई और बोली कि नहीं, तुम एसेंशियल प्रोडक्ट्स, एसेंशियल गुड्स जो है उसको कम करो, उसको उसका प्रोडक्शन कम कर दो, और जो लग्जरियस गुड्स है उसका प्रोडक्शन ज्यादा करो। दूसरा चीज, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा कि जो कंपनी जो है, जो सरकार के अधीन काम करती है, वो लग्जरियस गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, न कि एसेंशियल गुड्स को। लेकिन अगर वहीं सरकार बोल दे कि एसेंशियल ज़्यादा करो, लग्जरियस को कम करो, तो उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उस बात को मानना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया कि एसेंशियल गुड्स क्या होता है और लग्जरियस गुड्स क्या होता है। तो एसेंशियल गुड्स जो हर एक जरूरतमंदों का पर डे का अनुसार उस चीज़ को जरूरत पड़ जाए, दैट इज कॉल्ड एसेंशियल गुड, जिसको अमीर भी खरीदता हो, जिसको गरीब भी खरीदता हो, डेट इज कॉल्ड एसेंशियल गुड। लेकिन लग्जरियस गुड्स जिसको एक अमीर ही एफोर्ड कर सकता है रेदर देन एक गरीब के जगह पर, ठीक है। तो ये चीज हो गया। आगे कहता है कि ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर आर ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट।
मतलब क्या हो गया? हम आपको बताए थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 चीज़ें होती हैं। एक लैंड होता है, एक लेबर होता है, एक कैपिटल होता है, एक एंटरप्रेन्योर होता है। तो लैंड का मतलब सिर्फ ज़मीन नहीं, लैंड का मतलब ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज़ मीन्स वाटर हो गया, लैंड हो गया, एवरीथिंग एयर हो गया। तो लैंड में वो सारे नेचुरल रिसोर्सेस आ जाएंगे। लेबर का मतलब मैन पावर, जो मैन पावर की आवश्यकता होगी, ठीक है, मतलब लेबर। कैपिटल मतलब कि कैपिटल रॉ मटेरियल, फिर आप कह सकते हैं कि कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में उसको प्रोडक्शन करने में, और इंटरप्रेन्योर जो उस कंपनी को चला रहा हो, ठीक है। तो ये सारे ऑन कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। इसकी देखरेख कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। तो गवर्नमेंट तय करेगी कि क्या क्या किस जगह पर क्या लगाना है, ठीक है। फिर कहता है कि ऑल डिसीजन आर टेकन विथ अ व्यू ऑफ मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर रेदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब सरकार जो गुड्स प्रोड्यूस करती है उसका एक ही मोटिव होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर कर सकें। मतलब यहाँ पर क्या हो गया सोशल वेलफेयर? जैसे आप देखे होंगे सरकार क्या करती है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग होते हैं उनको 1 रुपया या 2 रुपया में क्या करती है, चावल और गेहूं भी देती है, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, सोशल वेलफेयर में काम कर रही है। मतलब महंगा नहीं दे रही है, मतलब उसको प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है कि हमको प्रॉफिट होना ही चाहिए। अगर मेरा 10 रुपया लग रहा है तो हमको वहां से 12 रुपया रिटर्न में आना चाहिए। ऐसा सरकार नहीं कर रही है। सरकार क्या कर रही है कि सोशल वेलफेयर में काम कर रही है। तो सरकार का ये मोटिव। अब जानते हैं कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो इनको सोशलिस्ट और कंट्रोल्ड इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। तो समझ में गए होंगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, तो आपसे पूछ देगा कि एक्सप्लेन सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, या आपसे पूछ देगा एक्सप्लेन सोशलिस्ट इकोनॉमी, या आपसे पूछ देगा एक्सप्लेन कंट्रोल्ड इकोनॉमी। तो इस सवाल को किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक पिक देखिए, कमांड इकोनॉमी। कमांड का मतलब यही हो गया, कमांड मतलब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। जहां पर क्या कर रही है कि द गवर्नमेंट डिटरमाइन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट विथ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। मतलब यहां पर हो गया कि जो सरकार है वो आपको तय करेगी कि कितना क्या करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस नहीं करना है, किसके लिए करना है, कितना करना है, ये सारा चीज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे आपका है मार्केट इकोनॉमी। समझते हैं मार्केट इकोनॉमी क्या होता है। तो कहता है कि अ मार्केट इकोनॉमी इज ए इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन आर गाइडेड बाय द प्राइस सिग्नल्स क्रिएटेड बाय द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। का मतलब क्या हुआ कि मार्केट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, जहां पर इस प्रकार से डिसीजन, किस प्रकार का डिसीजन लिया जाता है कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसका प्राइस कितना होना चाहिए, और ये सारे चीज़ें, जो इन्वेस्टमेंट, जो प्रोडक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा, तो कितना सप्लाई है, कितना डिमांड है। मान लीजिए कि जो वस्तु का, जिस गुड्स का, जिस कमोडिटी का डिमांड ज़्यादा होगा, मार्केट इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर होंगे उस चीज़ का प्रोडक्शन वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ठीक है, और जिसका कम होगा उसका बहुत कम करेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं। मतलब जहां पर ज्यादा उनको प्रॉफिट मिलता है वहीं पर वो काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस दोज गुड विच आर इन मोर डिमांड एंड लेस इन सप्लाई। मतलब कि प्रोड्यूसर उस प्रकार के ही कमोडिटी का प्रोडक्शन करेगी जिसका डिमांड ज्यादा हो और प्राइस कम, सप्लाई कम हो, ठीक है। डिमांड ज्यादा, डिमांड जो होगा वो मोर देन सप्लाई होगा। देखिए, जो डिमांड होगा वो मोर देन सप्लाई होगा, ठीक है। मतलब कि अब यहाँ पर क्यों भैया, क्यों ऐसा हो गया, क्यों सप्लाई कम कर दिया, डिमांड ज़्यादा हो गया? तो कहने का मतलब कि जैसे ही मान लीजिए डिमांड ज़्यादा हो जाएगा तो वो जो प्रोड्यूसर होगा वो कम कीमत वाले सामान को भी ज़्यादा कीमत में क्या करेगा, उसको बेच देगा, और बेचने के बाद वो हाई प्रॉफिट कमाएगा। देखिए अगला लाइन वही लिखा हुआ है कि सच गुड्स ऑफर हाई प्राइसेस एंड हाई प्रॉफिट। अब मान लीजिए कि एक लक्स है, एक लक्स साबुन है जो पहले 10 रुपये में मिलता था, ठीक है।
लेकिन अचानक क्या हुआ, मार्केट में उसका डिमांड बढ़ गया। तो प्रोड्यूसर जो होगा, जो प्राइवेट कंपनी जो होगी, उस चीज का सप्लाई को क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी, घटा देगी, जिसके वजह से क्या होगा कि जो 10 रुपया में जो लक्स साबुन मिलता था अब वो 20 रुपया में मिलेगा। मतलब कि डिमांड तो है, अब लोग क्या कर देंगे, उस चीज को खरीदेंगे तो जरूर। तो क्या कर दिया यहाँ पे, सप्लाई कम कर दिया, डिमांड को बढ़ा दिया, जिससे उसको क्या हो गया, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा, अब दोगुना प्रॉफिट होने लगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। द प्रोड्यूसर विल यूज दोज इनपुट विच कीप देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज लो एज पॉसिबल। अब यहाँ पर ये नहीं होगा ना कि अच्छा से अच्छा क्या करें, इनपुट को इस्तेमाल करें, अच्छा से अच्छा रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करें, नहीं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो प्रोड्यूसर होगा वो उस प्रकार का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस प्रकार का इनपुट को इस्तेमाल करेगा जो उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जितना कम हो सके उतना कम करके रखे। अब ये नहीं कि वो अच्छा से अच्छा लगा दिया और पता चला कि उसका प्राइस बहुत हाई हो गया तो उसको लॉस हो जाएगा। तो उस प्रकार का इस्तेमाल करती है इनपुट्स जो उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम रखे, जिसके वजह से वो हाई प्रॉफिट पर उसको क्या कर दे, बेच दे। ठीक है, समझ में आ गया। अगला समझते हैं। कहता है द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस गुड्स ऑफ दोज पीपुल हु कैन एफर्ट टू पे हाई प्राइस, पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर ऑफ्टन इग्नोर्ड। सही बात है। अब जो देखिए, अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हम लोग क्या पढ़ लिए कि वहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो सोशल वेलफेयर करेगी, वो गरीबों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहती है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो उसके जस्ट अपोजिट होगी, उसके जस्ट विपरीत होगी। कैसे विपरीत होगी, तो कहता है कि वो उन लोगों के लिए ही गुड्स बनाएगी जो हाई प्राइस क्या कर दे, उस चीज के लिए पे कर दे। मतलब कि अब ये नहीं कि जितना में मान लीजिए 10 का वो लॉस सहकर क्या कर रही है, उसको बेच रही है, ऐसा नहीं है। वो वही सामान का प्रोडक्शन करेगी जिसको एक नॉर्मल बंदा नहीं खरीद सकता है। अगर वो खरीद भी रहा है तो उसके लिए उसको हाई प्राइस क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक सेक्शन और लिखा कि पुअरर सेक्शन, जो गरीबी वाले सेक्शन आते हैं, सही बात है, उनको अभी भी इग्नोर किया जा रहा है। मतलब उनके लिए उस प्रकार का प्रोडक्शन नहीं बनाया किया जा रहा है, उस प्रकार का कमोडिटी को प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। तो अभी भी जो पुअरर सेक्शन है वो एक अलग ही तरफ रह जा रहे हैं, वो आगे विकसित नहीं हो पा रहे हैं। मतलब कि रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर। मतलब जो धनी है और धनी होते जा रहा है और जो गरीब है और गरीब होते जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि दैट्स वाई देयर आर मोर कंपटीशन अमंग बिजनेस। इसी वजह से क्या है कि हमारे देश में, खास करके भारत में, किसी चीज को लेकर, किसी प्रोडक्ट को लेकर ज्यादा से ज्यादा क्या है, कंपटीशन है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैपिटलिस्ट और फ्री इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। तो ये समझ गए। अब ये देखिए, यहाँ पर आपका एक पिक्चर है जो यहाँ पर दिखा रहा है क्या है, मार्केट इकोनॉमी। क्या है, मार्केट इकोनॉमी। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा चीज़ बिक रहा है। जैसे आप बाजार जाते होंगे सब्जी खरीदने, तो वहाँ पर देखते होंगे बगल वाला भी टमाटर लेके बैठा है, ये भी टमाटर लेकर के बैठा, और उसके बगल वाला भी टमाटर लेके बैठा है। मतलब वो लोग खुद में कंपटीशन कर रहा है कि मेरे से खरीद लो, मेरे से खरीद लो। वो क्या करेगा, बोलेगा कि 2 रुपया कम दे दीजिए, ले लीजिए मेरे से, 1 रुपया कम दीजिए, मेरे से ले लीजिए। तो ये कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन है मार्केट इकोनॉमी में, तो वो तो चलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का पॉइंट है मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड का मतलब ही समझा, मिला जुला, मिक्सचर। जैसे हम लोग सब्जी, मिक्सचर सब्जी बनाते हैं, जिसमें क्या करते हैं, बैगन भी डाल देते हैं, फूल गोभी भी डाल देते हैं, पत्ता गोभी भी डाल देते हैं और बना देते हैं पूरा एकदम मिक्सचर सब्जी। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या कहता है, समझते हैं। कहता है कि अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सिस्टम दैट कंबाइन एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। मतलब कि जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी साथ में रहता है और मार्केट इकोनॉमी भी साथ में रहता है। मतलब दोनों इकोनॉमी मिल करके क्या करती है, काम करती है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अलाउ अ लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इन यूज ऑफ कैपिटल, बट ऑल्सो अलाउज फॉर गवर्नमेंट टू इंटरफेयर इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अचीव सोशल एम। अब इसमें क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो, उनको इकोनॉमिक फ्रीडम होता है कि वो जितना चाहे उतना कैपिटल को इस्तेमाल कर सकती है, जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन यहाँ पर
गवर्नमेंट भी इंटरफेरेंस करती है और वो बोलती है कि तुम सिर्फ अपना फायदा के लिए काम मत करो, तुम सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करो। मतलब कि तुम ठीक है, तुम फायदा कमा रहे हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर रहे हो, तुम करो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तुमको उसके साथ साथ सोशल वेलफेयर का भी काम करना पड़ेगा। मतलब कि दोनों को तुमको साथ लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कहता है कि इन इंडिया प्रोड्यूसर आर फ्री टू प्रोड्यूस क्लोथ और स्टील टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। अब इंडिया में जो प्रोड्यूसर है वो फ्री है, वो क्लोथ का भी प्रोडक्शन कर सकता है और स्टील का भी प्रोडक्शन कर सकता है। क्यों करेगा भैया? ताकि वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। ये सब कंपनी का सब कंपनीज ये काम करती है। लेकिन आगे लिखता है कि बट रेलवे आर मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन जो रेलवे है, जो रेल यात्रा जो करते हैं, जो रेल है, रेल नेटवर्क जो है, वो मोनोपोली है। मतलब कि वो उसको सिर्फ कौन चलाता है? उसको गवर्नमेंट चलाती है। मतलब उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लिखता है कि द गवर्नमेंट प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एट नॉमिनल रेट सो दैट पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन अवेल देम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरकार होती है, वो जो सरकार है वो ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है नॉमिनल रेट पे, कम से कम रेट पे, जिसके वजह से जो पुअरर हैं, जो गरीब एक सेक्शन है, गरीबी में जो जी रहे हैं, वो उस चीज को अवेल कर सके, उस चीज का फायदा उठा सके, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे सरकार क्या करती है, स्टेट बस चलाती है, ठीक है। आप देखे होंगे हर एक स्टेट में स्टेट बस चलता है, जिसका जो किराया होता है वो बहुत नॉमिनल होता है, नॉर्मल होता है, जिसको एक गरीब क्या कर सकता है, उसको अफोर्ड कर सकता है, उसमें उस चीज में चल सकता है। तो यही होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो समझ में आ गया होगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। एक बार थ्योरली समझ जाते हैं कि सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जहां पर सेंट्रल क्या करे, हर तरह का इकोनॉमिक डिसीजन को लेती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसी के अंडर में आता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा चीज वही देखती है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि तीसरा पॉइंट कहता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सरकार के द्वारा ऑन किया जाता है। फिर अब आता है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लिया जाए, इस वजह से काम होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों काम होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है और दूसरा सोशल वेलफेयर का भी काम होता है। समझ में आ गया? चलिए, अब यहाँ पर एक आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी, मतलब मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों एक साथ काम कर रही है और दोनों एक साथ काम करके क्या बना दे रही है, मिक्स्ड इकोनॉमी बना दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट है, क्या है, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड कमांड इकोनॉमी। मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया, मार्केट इकोनॉमी, और कमांड इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। तो देखिए ये आपसे एग्जाम में पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो याद कर लीजिएगा, नोट्स में बना लीजिएगा। पहला क्या कहता है, ऑनरशिप। तो ऑनरशिप का समझते हैं, ठीक है। फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या है कि फर्म ऑन बाय प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा फर्म चलाया जाता है, और कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। दूसरा है इंसेंटिव्स, प्रॉफिट मोटिव के लिए काम किया जाता है, ठीक है, जिसके वजह से प्रॉफिट मोटिव मतलब कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, उससे हम इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे ऑनर्स को, मैनेजर्स को, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, कम से कम प्रॉफिट पर काम करती है, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। प्राइस जो होता है इसके, ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमी का जो प्राइस होता है वो डिटरमाइंड सप्लाई और डिमांड के अनुसार होता है, और कमांड इकोनॉमी में प्राइस कंट्रोल होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अब जितना मन उतना चाहे हम बढ़ा सकते हैं, नहीं। इफिशियंसी क्या होता है, इंसेंटिव्स फॉर द फर्म टू बी इफिशिएंट एंड कट कॉस्ट। मतलब पढ़े थे हम लोग मार्केट इकोनॉमी में कि वो लोग क्या करता है, ऐसा इनपुट इस्तेमाल करता है जिससे उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। तो वही चीज़ यहाँ पर भी, ताकि कॉस्ट कट हो सके। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं करती है, गवर्नमेंट लेस इंसेंटिव टू बी इफिशिएंट, मतलब कि अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं करती है। अब इक्वलिटी में देखते हैं, बोलता है फ्री मार्केट लाइकली टू लीड टू इनकम एंड वेल्थ इक्वलिटी
इनइक्वालिटी, गवर्नमेंट पे में प्रोवाइड मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ कि फ्री मार्केट में ये देखा जाता है कि किसके पास ज़्यादा पैसा है, किसके पास ज़्यादा इनकम का स्रोत ज़्यादा है, वो तो मेरा प्रोडक्ट ले सकता है, अफोर्ड कर सकता है। लेकिन सरकार ऐसा काम नहीं करती है। सरकार कहती है कि हम जो रिसोर्सेज को क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो इक्विटेबल करेंगे, मतलब हम बराबर के नज़र से देखेंगे, क्या गरीब क्या अमीर हम ऐसा नहीं करेंगे। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं तो हांगकांग सिंगापुर हैव लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब ये जो देश है ना हांगकांग और सिंगापुर, यहाँ पर सरकार का बहुत हाथ कम रहता है। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा काम इस पे नहीं करती, हस्तक्षेप ही नहीं करती है, ठीक है। लेकिन इस साइड में देखिए तो सोवियत यूनियन, चाइना अंटिल 1970 मतलब 1970 के बाद से क्यूबा, ये लोग क्या करती है, हस्तक्षेप करती है, ये लोग ध्यान देती है, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी, मार्केट फेल्यूर, मोनोपोली, ठीक है। अब इसमें इनइक्वालिटी, हम इक्वालिटी लेकर के नहीं चलते हैं, बराबर की नज़रों से नहीं देखते हैं। मार्केट फेल्यूर होता है जहाँ समझ ही गए, जहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो जाता है, सप्लाई कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मार्केट फेल्यूर। और मोनोपोली होता है, मतलब कि हम कितने भी प्राइस में उसको बेच सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आते हैं, इनइफिशियंसी होता है, ब्यूरोक्रेटिक होता है, शॉर्टेजेस होता है, सरप्लसेस होता है, लेस चॉइस, लेस फ्रीडम, ये सारे आपके क्या है, प्रॉब्लम्स हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।